इस कक्षा में हम पाठ संख्या 10 लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तक की प्रश्नावली 10F के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें एक तालिका दी गई है। इस तालिका में दो पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में 8, 24 और 12 लिखा हुआ है। दूसरी पंक्ति में 15 और बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह दी गई है। उसके बाद है 35 और इस रिक्त स्थान पर जो संख्या आएगी उसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो हमें पहचानना है कि कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो ये मध्य वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली पंक्ति में मध्य वाली संख्या हमें दी गई है, दूसरी पंक्ति में हमें मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो 24 पहली पंक्ति में, 8 और 12 अगर हम लैसे ज्ञात करते हैं तो उनके बीच की मध्य की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है 24, क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 12 के पहाड़े में भी 24 आता है। 8 और 12 का अगर हम लैसे ज्ञात करेंगे तो आएगा 24। उसी प्रकार अगर हम 15 और 35 का लैसे ज्ञात करें तो 15 और 35 का जो लैसे होगा वही इस रिक्त स्थान में संख्या आएगी। तो हमें पहले 15 और 35 का लैसे ज्ञात करना होगा। 15 और 35 का लैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, भाग विधि द्वारा। देखो ये 3 से विभाजित हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 और 35 3 से विभाजित नहीं होगा तो उसको जैसा था हम वैसे ही लिख लेंगे। फिर 3 से ये दोनों में से कोई सी संख्या विभाजित नहीं होगी तो 5 से विभाजित करते हैं। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 7 7 से ही विभाजित होगा, 7 एकन 7। तो इन दोनों संख्याओं का जो लैसे होगा वो आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 या 15 और 15 सत्ते होते हैं 105। तो इन दोनों संख्याओं का लैसे आया है 105। अब हम विकल्प में देखते हैं 105 है या नहीं। तो विकल्प नंबर ग में 105 दिया गया है, तो 105 संख्या इस रिक्त स्थान में भरी जाएगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें एक तालिका दी गई है। इस तालिका में भी दो ही पंक्ति हैं। पहली पंक्ति में 24, 12 और 60 लिखा है। दूसरी पंक्ति में 21 और बीच में रिक्त स्थान दिया है, खाली जगह दी गई है। उसके बाद 49 है। तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए चार विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें बताना है। अब अगर हम देखते हैं पहली पंक्ति में हमें मध्य की संख्या दी गई है, दूसरी पंक्ति में मध्य वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 24 और 60, पहली वाली संख्या 24 और तीसरी संख्या 60। अगर हम 24 और 60 दोनों का मैं से ज्ञात करें तो आ जाएगा 12। 24 भी 12 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा और 60 भी 12 से विभाजित हो जाएगा। तो 24 और 60 का अगर हम मैं से ज्ञात करें तो वो आएगा 12। उसी प्रकार 21 और 49 का अगर हम मैं से ज्ञात करेंगे तो बीच में जो संख्या आएगी वो हमें मिल जाएगी। तो 21 और 49 का हम निकालेंगे मैं से। पहले 21 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 49 के। 3 सत्ते होते हैं 21, तो 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। फिर 49 विभाजित होगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 और 49 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 7 गुणा 7। अब दोनों का मैं से जब हम ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है उनके जोड़े बनाएंगे। तो केवल 7 का ही जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से एक 7 आ जाएगा बाहर। तो दोनों संख्याओं का मैं से आ गया है 7। अब देखते हैं किस विकल्प में। विकल्प नंबर ख जो है उसमें संख्या दी गई है 7, तो ख विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और मध्य में जो संख्या आएगी वो होगी 7। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा एक में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र समूह में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब एक प्राथमिक विद्यालय है जिसकी कक्षा 1 में और कक्षा 2 में हमें छात्रों की संख्या दी गई है। इन छात्रों की संख्या को हमें एक ऐसे इन सभी छात्रों को समूह में बांटना है और समूह में अधिक से अधिक, और जो समूह बनेंगे उनमें छात्रों की जो संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक समूह में कितने विद्यार्थी हम रख सकते हैं उसकी संख्या हमें बतानी है।
तो हम जब ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम वाली संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें निकालना होता है में से, और जब हम कम से कम न्यूनतम वाली संख्या ज्ञात करते हैं तो उन प्रश्नों में हमें निकालना होता है ले से। तो इसमें अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या में हमें छात्रों को बांटना है समूह में। तो जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम दोनों संख्याओं का निकालेंगे में से। तो जो प्रत्येक समूह में जो छात्रों की संख्या होगी, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या वो कैसे ज्ञात करेंगे हम? प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर होगी 120 और 90 के में से के बराबर। तो यहां पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या में छात्र समूह को बांटना है। तो 120 और 90 का हमें ज्ञात करना होगा में से। तो प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अब 120 और 90 का हम में से ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें 120 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से देखो 120 दो से विभाजित हो जाएगा, दो छंग 12, जीरो जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। फिर दो से दो तिया 6, जीरो जैसा था वैसे ही। दो से दो इकन दो, एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा, दो पंजे 10। फिर तीन से तीन पंजे 15 और पांच इकन 5। अब 90 को के अभाज्य गुणनखंड दो से, 9 में पढ़ा जाएगा, दो चौक 8, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, दो पंजे 10। फिर तीन से विभाजित करेंगे, तीन इकन 3, चार में से तीन घटाएंगे, एक बचेगा, हो जाएगा 15, तीन पंजे 15। फिर तीन तीन पंजे 15 और फिर पांच इकन 5। अब दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार आया है 2, और एक बार 5 है, और एक बार 3। फिर 90 के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 है, और दो बार 3, और एक बार 5। अब दोनों संख्याओं का जब हमें में से ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्या के हम जोड़े बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 5 का जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। पहले वाले जोड़े में से 2 आ गया, दूसरे जोड़े में से 3, और तीसरे जोड़े में से आ गया है 5। अब इनकी गुणा कर देंगे, दो तिया 6, और 6 पंजे हो जाएगा 30। कि प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? अधिक अधिक से अधिक 30 होगी। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो हमें कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि कितनी, कम से कम कितनी कॉपियां ले हम, जिनको हम 3 3 के बंडलों में भी बराबर बांट दें, 6 6 के बंडलों में भी बराबर बांट दें, और 12 12 के बंडलों में, और 12 12 कापियों के बंडलों में विभाजित कर सके। तो वह हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी। तो जब हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें निकालना होता है संख्याओं का लैस, और जब हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें संख्याओं का निकालना होता है में से। तो यहां पर हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इन सभी संख्याओं का निकालेंगे लैस। लिख लेते हैं, कापियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर छोटी से छोटी संख्या बराबर होगी 3, 6, 12 व 15 के लैसे के बराबर। तो जब हमें कापियों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इन चारों संख्याओं का हमें ज्ञात करना होगा लैसे। अब लैसे हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, 3, 6, 12 और 15। फिर ये विभाजित होगा 2 से। देखो 2 से 3 विभाजित नहीं होगा तो 3 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। फिर दो तिया 6, फिर 2 के पाड़े में 12 आता है 6 बार। 15 2 से विभाजित नहीं होता तो जैसा था वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद 3 विभाजित नहीं होगा 2 से, ये 3 विभाजित नहीं होगा, 6 विभाजित हो सकता है 2 से।
तो 3 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, 2 तिया 6 और 15 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। फिर 3 के पहाड़े से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15। फिर इस लाइन में 5 से विभाजित हो जाएगा 5, 5 एकन 5। तो इन सभी संख्याओं का जो लैसे होगा वो आ जाएगा, 2 बार तो है 2, एक बार 3 और एक बार 5। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया हो जाएंगे 12 और 12 की गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 60। ये हो गया इन चारों संख्याओं का लैस है, यानी कि 60। जो सबसे कम कॉपियों की संख्या कितनी होगी? 60। 60 कॉपियों के हम तीन तीन के बंडल भी बना सकते हैं कि एक बंडल में तीन तीन कॉपी रखेंगे तब भी पूरे पूरी विभाजित हो जाएगी संख्या 60। अगर 6 से 60 को भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 12 से भी 60 विभाजित हो जाएगा, 15 से भी 60 विभाजित हो जाएगा। तो 60 वह छोटी से छोटी कॉपियों की संख्या होगी जिसको हम 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में बताया गया है 55 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक मैदान है जिसकी लंबाई है 55 मीटर और चौड़ाई है 22 मीटर। तो एक मैदान बना लेते हैं हम। मैदान की चौड़ाई, लंबाई है 55 मीटर और चौड़ाई है 22 मीटर। इस मैदान में हमें वर्ग के आकार की दरियां बिछानी है और आगे कहा गया है प्रश्न में एक ही माप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस मैदान में हमें कम से कम दरिया बिछाने कम से कम कितनी दरिया बिछाई जा सकती है उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब मैदान में कम से कम दरिया कब बिछाई जा सकती है? जब हम बड़े से बड़े साइज की दरिया इस मैदान में बिछाएंगे। तो दरियों का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही दरिया कम इस मैदान में बिछेंगी। पर प्रश्न में हमें दरियों का जो माप है, दरियों का आकार नहीं बताया गया है। अब उस सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि दरियों की माप कितनी होगी। तो दरियों की माप, हमें मैदान में कम से कम दरिया बिछानी है, इसलिए दरिया बड़े से बड़े माप की बिछानी होंगी। तो उस बड़ी से बड़ी माप कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो जो मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, दोनों संख्याओं का हम में से, जो दोनों संख्याओं का में से होगा वही इस दरी की माप होगी। तो पहले हम दरी की माप निकालते हैं। वर्गाकार वर्गाकार दरी की माप बराबर होगी इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई के में से के बराबर। तो लिखते हैं 55 और 22 का में से। जो दरी की माप होगी बड़ी से बड़ी, तो जब हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो संख्याओं को हमें निकालना होता है में से। तो वर्गाकार दरी की जब हमें बड़ी से बड़ी माप बतानी है तो 55 और 22 का हमें ज्ञात करना होगा में से। तो हम में से निकाल लेते हैं पहले। 55 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 22 के। तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2। फिर ये 11 से विभाजित हो रहा है, 11 एकन 11 और ये भी 11 से 11 एकन 11। तो 55 के जो भाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणा 11 और 22 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो है 2 गुणा 11। अब इनका में से ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्या के जोड़े बनाएंगे तो केवल 11 का ही जोड़ा बनेगा और इस जोड़े में से एक संख्या हो हम लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं का में से आ गया है 11। तो जो ये 11 आया है, लंबाई लंबाई थी 55 मीटर और चौड़ाई थी 22 मीटर। दोनों माप मीटर में है तो इसलिए इनका में से भी क्या में आएगा? मीटर में ही आएगा। तो में से आया है 11 मीटर और में से किसके बराबर है? वर्गाकार दरियों की माप के बराबर। यानी कि जो वर्गाकार दरिया हमें इस मैदान में बिछानी है उनकी माप कितनी होगी? 11 मीटर। 11 मीटर चारों तरफ से 11 मीटर ही उनकी माप होगी उन दरियों की। तो हम दरियों की हमें संख्या बतानी है कि इस मैदान में कितनी दरिया बिछाई जा सकती हैं। तो वो संख्या ज्ञात करते हैं पहले हम। तो अब लिख लेंगे यहां पर, लिखते हैं कम से कम दरियों की संख्या।
दरियों की संख्या बराबर होगी जो मैदान का क्षेत्रफल है, मतलब मैदान में जितनी जगह है वो तो रखेंगे ऊपर, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, और उसको भाग कर देंगे हम वर्गाकार, एक वर्गाकार दरी के क्षेत्रफल से, कि एक वर्गाकार दरी कितनी जगह घेरती है, उससे हम उसके भाग कर देंगे एक वर्गाकार दरी का क्षेत्र, दरी का क्षेत्रफल। अब मैदान हमारा कैसा है, वो आयत के आकार का है। देखो इस मैदान जो है वो आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल ऊपर लिख, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ मैदान का क्षेत्रफल, मैदान की लंबाई है 55 मीटर, उसकी गुणा करेंगे हम उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई है 22 मीटर, और भाग करनी है हमें वर्गाकार दरी के क्षेत्रफल से। वर्गाकार दरी की माप कितनी है, 11 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि माप गुणा माप, तो यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 11। देखो 11 से 22 विभाजित हो जाएगा 2 बार, 11 से 55 विभाजित हो जाएगा 5 बार, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो मैदान में कम से कम दरियों की संख्या, बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या होगी 10। 10 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। तीन ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। इस प्रश्न में अभी तक ये बताया गया है कि एक तीन ग्रह जो हैं एक तारे के चारों तरफ, जैसे एक ग्रह बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक तारा बना लेते हैं, तो इस तारे के चारों तरफ तीन ग्रह चक्कर लगाते हैं, और पहले वाले ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में, इस तारे के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 200 दिन का समय लगता है। दूसरे ग्रह को 250 दिन का समय लगता है एक चक्कर लगाने में, और तीसरे वाले ग्रह को पूरा एक चक्कर लगाने में 300 दिन का समय लगता है। यहां तक प्रश्न में यह बताया गया है। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक ही सीध में हो, अब प्रश्न में यह बता कि यदि तीनों ग्रह जो हैं, तीनों ग्रह तारे के एक ही तरफ और एक ही सीध में हैं, तीनों ग्रह जो हैं तारे के एक ही तरफ, एक दिन तीनों सीध में आ जाते हैं, ये कि तीनों एक ही सीध में थे, तो अब इस दिन के बाद से दोबारा से किस दिन यानी कितने दिनों के बाद वे तीनों ग्रह दोबारा से इस स्थिति में आएंगे, उन दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दिनों की कम से कम संख्या हमें बतानी है कि कितने, कम से कम कितने दिनों के बाद ये तीनों ग्रह एक सीध में तारे के एक तरफ दोबारा से आएंगे। तो जब हम कम से कम संख्या निकालते हैं, दिनों की कम से कम संख्या हमें ज्ञात करनी होगी, तो इन तीनों संख्याओं का हमें निकालना होगा लय से। अब तीनों संख्याओं का हम निकालेंगे लय से, तो 300 संख्याएं हैं यहाँ पर, 200, 250 और तीसरी संख्या है यहाँ पर 300। तीनों का लय से निकालते हैं, तो 2 से विभाजित होएगा, 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और एक बचेगा 2 पंजे 10। यहाँ पर 2 एकन 2, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और एक 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे 100 को तो आ जाएगा 50। 2 से 1 से 25, 125 विभाजित नहीं होगा 2 से। फिर 2 से जब हम 150 को भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, एक बच जाएगा, 2 पंजे 10। उसके बाद 2 से विभाजित हो जाएगा 50, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 विभाजित नहीं होगा, और 75 भी 2 से विभाजित नहीं होता है। फिर 3 से 25 विभाजित नहीं होगा, तो जैसा था वैसे लिख देंगे, 125 भी विभाजित नहीं होगा। 3 दूनी 6, एक बचा और हो गए 3 पंजे 15। फिर इन तीनों संख्याओं में से 3 से कोई विभाजित नहीं होगा, तो 3 के बाद 5 से विभाजित होंगी, ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और यहाँ भी 5 पंजे 25। उसके बाद 5 से 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, फिर लास्ट में फिर 5 से विभाजित हो जाएंगे, 5 एकन 5। तो तीनों संख्याओं का जो लय से आएगा वो आ जाएगा, यहाँ 3 बार तो है 2 और 1 बार है 3, उसके बाद 3 बार है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5,
अब इन सब की जब हम गुणा करेंगे, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और दूसरे 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10। यहां तक इन की गुणा करके 10 आ गया। अब यहाँ देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे हो गया 30। 30 10 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 की गुणा 30 से करेंगे तो हो जाएगा 3000। तो 3000 दिनों के बाद, 3000 दिनों के बाद तीनों ग्रह पुनः इस स्थिति में आ जाएंगे। तो कम से कम दिनों की संख्या होगी 3000। 3000 दिनों के बाद तीनों ग्रह तारे के एक ही तरफ, तीनों एक सीध में पुनः आएंगे। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक कपड़े के 3 थानों में क्रम से 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़े से बड़े बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। तो इस प्रश्न में हमें बताया गया है कपड़े के 3 थान हैं। एक थान की लंबाई है 125 मीटर, दूसरे थान की लंबाई 220 मीटर कपड़ा है उसमें, और तीसरे थान में कपड़े की लंबाई है 275 मीटर। इन तीनों थानों को नापने के लिए हमें एक फीता बताना है कि उस फीते की कितनी माप होनी चाहिए जिससे वह इन तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। तो अब हमें फीते की लंबाई, बड़ी से बड़ी माप का फीता बताना है। फीते की जो लंबाई है वो बड़ी से बड़ी बतानी है कि बड़ी से बड़ी माप का किस लंबाई किस माप का फीता होगा जो इन तीनों कपड़ों को बराबर बराबर, इन तीनों थानों को बराबर बराबर माप दे। तो जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम इन संख्याओं का निकालेंगे में से। तो इस प्रश्न में हमें निकालना होगा में से। अब तीनों संख्याओं का हम में से ज्ञात करेंगे। पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 220 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर 275 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, ये 5 से विभाजित होगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकन 5। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0 विभाजित। फिर 2 से जब हम 110 को भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 एक बचा, 2 पंजे 10। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकन 5। 11 आ गया, फिर 11 से 11 कन 11। फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी विभाजित नहीं होगा, ये होगा 5 से। 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5। फिर 11 से 11। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। 220 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और फिर 275 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 11। इसमें था 2 गुणा, इसमें 11 भी था। अब जब हम तीनों संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है उनका उनका जोड़ा बनाएंगे। तो एक केवल 5 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 5 का जोड़ा बन रहा है। तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 ही है जो तीनों में आ रहा है। तो इस त्रिक में से, तीन संख्याओं के इस त्रिक में से केवल आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 5, ये कपड़े के तीनों थानों की लंबाई मीटर में दी गई है, तो ये 5 भी जो आएगा में से भी आएगा, ये आएगा मीटर में। तो 5 मीटर लंबाई का फीता इन तीनों थानों को, इन 5 बड़ी, उस फीते की ज्यादा से ज्यादा माप कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर। तो 5 मीटर का जो फीता होगा इन तीनों थानों को पूरा पूरा माप देगा। तो फीते की बड़ी से बड़ी माप कितनी होगी, 5 मीटर। तो 5 मीटर इस प्रश्न का होगा सही। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि वे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हो तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अब प्रश्न में बताया गया है कि 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। पहली घंटी 2 सेकंड के बाद दोबारा बज जाएगी, दूसरी घंटी जो होगी वो 4 सेकंड के बाद बजेगी, तीसरी घंटी 6 सेकंड के बाद, फिर चौथी 8 सेकंड के बाद, पांचवी 10 सेकंड के बाद, और छठी घंटी जो होगी वो 12 सेकंड के बाद दोबारा से बजेगी। अब ये 6 की 6 घंटी एक साथ बजी, उसके बाद ये पुनः एक साथ कितने समय अंतराल में बचेगी, पहले वो संख्या हमें पता करनी होगी। तो जब हमें ये संख्या पता हो जाएगी कि तीनों घंटी एक साथ कितने समय के बाद एक साथ बजती हैं,
तो उस संख्या से हम इस 30 मिनट के समय को भाग देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 30 मिनट में ये 6 की 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो पहले हम वह समय ज्ञात करेंगे जितने समय अंतराल के बाद ये 6 की 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। तो अब वह समय जो होगा, कम से कम समय अब हमें ज्ञात करना होगा कि कम से कम कितने समय के बाद ये तीनों घंटियां 6 की 6 घंटियां एक साथ बचेंगी। तो जब हम कम से कम वाली संख्या ज्ञात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, तो हमें संख्याओं का ज्ञात करना होता है लय में से। तो पहले हम इन सभी संख्याओं का क्या, तो जब हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो वहां हमें संख्याओं का ज्ञात करना होता है लय से। तो हम इन 6 की 6 संख्याओं का ज्ञात करेंगे लय से। तो लय से ज्ञात करने के लिए हम 6 की 6 संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 6 8 10, 10 और 12। सबका लय से ज्ञात करेंगे, 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होगा, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं विभाजित होगा, 2 तिया 6। फिर 2 से एक बार और विभाजित हो सकता है, 3 विभाजित नहीं होगा, 2 एकम 2, 5 भी ऐसे ही लिख देंगे और 3 भी। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 5 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो इन 6 संख्याओं का जो लैसे होगा वो आ जाएगा, 2 है यहाँ पर 3 बार, और 3 है एक बार, 5 भी है एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे हो जाएंगे 40, 40 तिया होते हैं 120। और ये 6 की 6 संख्या सेकंड में दी गई थी, तो इनका में से भी कितना आएगा, सेकंड में ही आएगा, सेकंड में ही आएगा। तो 6 की 6 संख्याओं का जो मैथ लैसे आया है वो आया है 120 सेकंड। तो ये 6 की 6 घंटियां 120 सेकंड के अंतराल से एक साथ बजती हैं। कि कम से कम कितना समय लेती हैं ये एक साथ बजने में, 120 सेकंड का समय लेती हैं। अब हमें प्रश्न में बताना है कि 30 मिनट में वे घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट के समय को हम भाग कर देंगे 120 सेकंड से। तो एक साथ लिखेंगे 30 मिनट में घंटियों के एक साथ बजने की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे, तो 30 जितना समय है, कुल समय 30 मिनट का है, और ये जो घंटियां जितने समय 120 सेकंड के समय अंतराल के बाद बजती हैं, तो इस 30 मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेंगे। तो जब मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो उसे गुणा करते हैं 60 से। तो इस समय को 30 गुणा 60 जो समय है उसे भाग कर देंगे 120 सेकंड से। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करेंगे हम 30 को, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 15। तो घंटियां 6 की 6 घंटियां 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेंगी। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 9, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4 6 9 की ढेरियों में सजाती है, और प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, तो बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो यहाँ पर हमें टोकरी में कम से कम आमों की संख्या बतानी है, और प्रश्न में बताया है कि जो टोकरी में आमों को एक बालिका 4 6 9 की ढेरियों में सजाती है, कि एक टोकरी है उसमें अगर वो 4 4 की ढेरियां बनाए, तो तब भी उस में जितने आम होंगे, एक आम टोकरी में रह जाएगा। अगर वो 6 6 की ढेरियां बनाए उन आमों द्वारा, तब भी टोकरी में एक आम शेष बच जाएगा। और अगर टोकरी के आमों से वो 9 9 की ढेरियां बनाए, 9 9 आमों की ढेरियां बनाए, तब भी उस टोकरी में एक आम शेष रह जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि टोकरी में कम से कम आमों की संख्या कितनी होगी, जिनको 4 6 और 9 में विभाजित करने पर एक आम टोकरी में तब भी शेष रह जाए। तो
जब हमें टोकरी में कम से कम संख्या बतानी है, कैसी संख्या बतानी है, कम से कम, तो आमों की जब कम से कम संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर निकालेंगे लैसे। जब कम से कम संख्या ज्ञात करते हैं तो लैसे निकालते हैं, और अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करनी हो तो मैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 4, 6 और 9 का हम निकालते हैं लैसे। तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 विभाजित नहीं होगा। फिर 2 से 2 एकन 2, 3 ऐसे जैसा था वैसे ही। फिर 3 से 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकन 3। तो इन सभी संख्याओं का जो लैसे होगा वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो तो वह कम से कम आमों की संख्या जो 4 और 6 और 9 में विभाजित होगी वो हो सकती है 36। 36 वह कम से कम आमों की संख्या होगी जिस जिससे हम 4 4 की बराबर ढेरिया बना सकते हैं, 6 6 की बराबर ढेरिया बना सकते हैं और 9 9 आमों की बराबर ढेरिया बना सकते हैं। तो इस 36 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं, 6 से भी और 9 से भी। हमें बताना था टोकरी में कम से कम कितने आम होंगे। प्रश्न में ये भी बताया था कि ढेरी बनाने के बाद उस टोकरी में एक आम हर बार शेष रह जाता है। तो 36 संख्या तो वह है जो 4 6 और 9 में विभाजित हो जाएगी। तो आम तो टोकरी में लिखते हैं, अतः टोकरी में टोकरी में आमों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 36 से तो बराबर बराबर ढेरिया बन जाएंगी और एक आम टोकरी में शेष रहना चाहिए। तो 36 प्लस 1, उस शेष आम को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37। आमों की संख्या कितनी होगी? 37। अगर टोकरी में कम से कम 37 आम होंगे तो उनसे हम 4 4 की ढेरिया बनाने के बाद भी एक आम शेष बचेगा। 6 की ढेरिया बनाएंगे तब भी एक आम शेष बच जाएगा, और 9 की ढेरिया बताएंगे बनाएंगे तब भी एक आम शेष बचेगा। तो 37 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? इस प्रश्न में हमें चार पहिए बताए गए हैं, चारों पहियों की परिधियां दी गई हैं और कहा है कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो इस प्रश्न में हमें कम से कम दूरी ज्ञात करनी है, पहियों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात करनी है जिसमें बराबर पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो कम से कम दूरी निकालने के लिए, ये प्रश्न में कम से कम दूरी निकालनी है तो चारों संख्याओं का हमें निकालना होगा लैसे। कम से कम दूरी में हम लैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 50 का, 60 का और 90 का और 100 चारों संख्याओं का हम लैसे निकालेंगे एक साथ भाग विधि द्वारा। तो 2 से 50 विभाजित होगा 25 बार, ये था 60। तो 2 तिया 6 और 1 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से 25 विभाजित नहीं होगा, 2 इक्कन 2, 2 पंजे 10, 45 भी विभाजित नहीं होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 25 विभाजित नहीं होगा, 3 पंजे 15, 3 इक्कन 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15। 25 जैसा था वैसे लिख देंगे। उसके बाद दोबारा 3 से, तो 25 भी ऐसे ही उतारा, 6 5 भी ऐसे ही उतारा, 3 पंजे 15 और 25 जैसा था वैसे ही। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 5 इकन 5, 5 इकन 5, 5 पंजे 25। फिर एक बार और 5 इकन 5। तो चारों संख्याओं का जो लैसे होगा होगा 2, तो है गुणा में 2 बार, फिर 3 है 2 बार और 5 भी है 2 बार। इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यहाँ तक हो गया, 5 पंजे 25, 25 तिया 75। या फिर ऐसे कर लो, 2 पंजे 10 और ये भी हो जाएगा 2 पंजे 10, 3 तिया हो गए 9। अब तीनों की गुणा करो, 10 ढाई 100, 100 की गुणा 9 से करेंगे तो आ जाएगा 900। तो 900 ये चारों संख्याएं सेमी में दी गई है तो लैसे भी आएगा सेमी में। तो 900 सेमी की दूरी जो होगी चारों पहिए
एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में, प्रश्न में कहा था कम से कम कितनी दूरी, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो 900 सेमी की दूरी एक साथ चलने में बराबर, एक साथ चलने में पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे ये चारों पहिए। तो 900 सेमी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, ये प्रश्न हमारी इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। पहला जो व्यापारी है वह 4वें दिन, 4 दिन चौथे दिन कानपुर जाता है, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन कानपुर जाता है, 10वें दिन। तो वे दोनों यदि 3 जनवरी को एक साथ गए तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो इस प्रश्न में यह बताया गया है कि दो व्यापारी हैं, पहला व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन कानपुर जाता है। यदि वे 3 जनवरी के दिन एक साथ गए तो अगले किस तारीख के दिन वे दोबारा से एक साथ जाएंगे। तो ये तो चौथे दिन, हर चौथे दिन जाता है, 10वें दिन जाता है। तो हमें अगली तारीख जो होगी 3 जनवरी के बाद कम से कम तारीख, कि अगली जल्दी से जल्दी तारीख कौन सी आएगी जो दोनों व्यापारी एक साथ कानपुर जाएंगे। तो जब कम से कम पास वाली जो तारीख हमें ज्ञात करनी है, न्यूनतम तारीख अगर हमें ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे लय से। तो 4 का और 10 का हमें निकालना होगा लय से। तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 एकन 2, 5 विभाजित नहीं होगा, 5 एकन 5। तो लय से आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2 × 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे हो जाएगा 20, कि 20 दिन बाद वे दोबारा से एक साथ कानपुर जाएंगे। अगर वे 3 जनवरी को कानपुर गए हैं तो अगले 20 दिन बाद, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद वे कानपुर जाएंगे एक साथ, यानी कि 3 जनवरी को अगर वे कानपुर गए हैं तो अगले 30 दिन के बाद एक साथ दोबारा जाएंगे। तो 3 में जोड़ देंगे हम 20, अगले 20 दिन बाद, तो 20 और 3 हो जाएंगे 23। तो 23 जनवरी को दोबारा से वे एक साथ कानपुर जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी, कि हर 20वें दिन वे एक साथ जाएंगे। अगर पहला व्यापारी चौथे दिन कानपुर जाएगा, दूसरा व्यापारी 10वें दिन कानपुर जाएगा, तो हर 20 दिन के बाद वे दोबारा से एक ही तारीख पर कानपुर जाएंगे। तो 3 जनवरी को अगर वे एक साथ कानपुर गए हैं तो 20 दिन बाद अगली तारीख आएगी 23 जनवरी, 23 जनवरी को वे दोबारा से एक साथ कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 10F समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।